अगर आपको ऐसा लगता है कि अंधेरे में सिर्फ चोरों का डर होता है, तो रात को रतलाम की उन सुनसान गलियों में अकेले मीट लेकर बाहर मत निकलना, क्योंकि वहां पर मौत आपके पीछे नहीं बल्कि आपके आगे खड़ी मिलती है। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शुभदा चौरशी है। अगर आप कोई ऐसे हैं जिसे हॉरर स्टोरीज, पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स और मिस्ट्रीज में इंटरेस्ट है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। आइए अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जो कि खुद रतलाम में रहती है। ये इंसिडेंट उनके नाना जी के साथ हुआ था। बात है 1970s की, जब रतलाम की उन सुनसान गलियों में रात की 9 बजे बाद परिंदे भी पर तक नहीं मारते थे। वहां पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं हुआ करती थी, इसलिए सूरज ढलने के बाद कई लोग अपने घर में जाकर आराम करते थे। रात के अंधेरे में बहुत ही ऐसे कम लोग थे जो बाहर रोड पर निकलते थे। अब जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके जो नाना जी थे, वो एक फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट किया करते थे और उनकी जो फैक्ट्री थी वो रतलाम के थोड़ा सा आउटर पर थी। हर रोज रात की 9 बजे वो अपने बॉस के घर जाते उनका टिफिन लेने के लिए। तो फैक्ट्री से उनके बॉस का जो घर था वो कुछ कम से कम 20 से 25 मिनट की दूरी पर था। और उस टाइम पर, क्योंकि रतलाम एक छोटी जगह थी, तो 20 से 25 मिनट लगना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो वो हर रोज 9 बजे जाया करते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि नाना जी उनके बॉस का टिफिन लाना भूल गए। तो अराउंड 9:30 बजे के आसपास उनके बॉस ने उन्हें बुलाया और कहा कि मेरा टिफिन कहाँ है भाई। तो नाना जी ने कहा, अरे सॉरी सर, मैं आपका टिफिन लाना भूल गया, मैं अभी जाता हूँ और लेकर आता हूँ। नाना जी ने अपनी साइकिल उठाई और फैक्ट्री से बॉस के घर की तरफ निकल गए। जब वो उनके बॉस के घर पहुंचे तो उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो बॉस की वाइफ थी, उन्होंने टिफिन ऑलरेडी रेडी रखा हुआ था। नाना जी ने वो टिफिन उठाया, अपनी साइकिल के हैंडल पर रखा और वो वहां से निकल गए। अब रतलाम में एक एरिया है जिसका नाम है डाट की पुल। उस टाइम पर 1970s के टाइम पर डाट की पुल के जो आसपास का एरिया था वो थोड़ा जंगल टाइप्स था, खूब सारे पेड़ वेड़ थे वहां पर और काफी अंधेरा रहता था। डाट की पुल के पास में कुछ गलियां जाती थी, उनमें से एक गली में नाना जी घुस गए। अब जब वो आगे जा रहे थे तो उन्हें थोड़ी देर बाद ऐसा फील हुआ जैसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। एकदम से गर्मी के मौसम में ठंड लगना थोड़ा सा अजीब था, पर क्योंकि वहां पेड़ थे इसलिए उनको लगा कि शायद इस वजह से ऐसा लग रहा हो, तो उन्होंने उस बात को इग्नोर करा। हाँ, एक और बात ये थी कि वो जो टिफिन था, उस टिफिन में चिकन करी थी और उस चिकन करी की खुशबू इतनी ज्यादा तेज थी कि पूरे सुनसान इलाके में सिर्फ और सिर्फ वो खुशबू महसूस हो रही थी। नाना जी थोड़ा सा और आगे गए और फिर उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे सड़े हुए मांस की स्मेल। वो एकदम से घबराए, क्योंकि ऐसा उनके साथ पहले कभी भी नहीं हुआ। वो इस एरिया से हर रोज जाते थे। तो वो रुक गए, उन्होंने अपनी साइकिल रोकी और उन्होंने आसपास देखा। उन्हें लगा कहीं कोई जानवर तो नहीं मरा पड़ा हुआ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अब वो जो चिकन की खुशबू आ रही थी वो भी चली गई। थोड़ा सा और आगे गए तो मोगरे के फूलों की बहुत तेज खुशबू आने लगी। अब उन्हें बहुत ज्यादा अजीब लगने लगा और उन्हें थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। नाना जी जो थे ना, वो बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे इंसान थे और भूत प्रेत इन सब चीजों में उनका कभी बिलीफ था ही नहीं। पर उस रात उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। जब वो थोड़ा और आगे गए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके जस्ट सामने कोई साया खड़ा है। वो जैसे जैसे उसके करीब गए, तब उन्होंने देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा आदमी खड़ा है, जिसकी हाइट 7 से 7.5 फीट से ज्यादा की थी। नाना जी को उससे बात करने के लिए अपना सर ऊपर करना पड़ रहा था। उस आदमी से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी और वो आदमी ने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था, जो कि अंधेरे में चमक रहा था। अब जैसे ही नाना जी उसके पास पहुंचे, नाना जी ने बोला, क्यों भाई, तुम मेरा रास्ता रोक के क्यों खड़े हो, हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। उस आदमी ने कहा कि अपना खाना मुझे दे दो। नाना जी ने कहा कि नहीं, मैं ये खाना तुम्हें नहीं दे सकता, ये मेरे बॉस का टिफिन है। उस आदमी ने उनसे कहा कि मुझे ये खाना दे दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वो आदमी की आवाज इतनी ज्यादा भारी थी कि नाना जी थोड़े से घबरा गए। लेकिन वो टिफिन भी नहीं दे सकते थे क्योंकि उनके बॉस का टिफिन था। तो इस वजह से उन्होंने अपनी साइकिल से यू टर्न लिया और आगे जाने लगे। जैसे ही थोड़ा सा आगे पहुंचे, उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने बहुत बड़ा पत्थर जोर से आगे से उनकी तरफ फेंका और नाना जी उड़ते हुए दूर जाकर गिरे। जहां पे वो गिरे वहां पर एक पत्थर रखा था और उस पत्थर से उनका सर टकराया और उसके बाद नाना जी वहीं पर बेहोश हो गए।
अब वहां पर फैक्ट्री में उनके बॉस अपने टिफिन का वेट कर रहे थे। जब रात के 11 सवा 11 हो गए और नाना जी फैक्ट्री नहीं लौटे, तो उनके बॉस थोड़े से घबरा गए और उन्होंने अपने एक वर्कर को भेजा कि जाओ देख कर आओ कि वो कहाँ है। उनके जो वर्कर थे उन्होंने भी अपनी साइकिल उठाई और फैक्ट्री से अपने बॉस के घर की तरफ चल दिए। अब जैसे ही वो आधे रास्ते पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि नाना जी तो वहां जमीन पर एक कोने में बेहोश पड़े हैं। उन्होंने नाना जी को उठाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, पर नाना जी नहीं उठे। घबरा कर उन्होंने जैसे तैसे करके नाना जी को रतलाम के रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट करा। जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए और डॉक्टर्स ने उन्हें चेक करा, तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनके सर पर बहुत गहरी चोट आई है और इसी वजह से ये बेहोश हो गए हैं। आप एक काम कीजिए, इनके घर वालों को भी बुला लीजिए, तब तक मैं इनकी कुछ टेस्ट कर लेता हूँ और जो भी दवाइयाँ हम चालू कर सकते हैं वो हम आईवी चालू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है। नाना जी के घर वालों को बुलाया गया और जैसे कि डॉक्टर ने कहा था उन्होंने मेडिसिन चालू कर दी। अब ये सब चीजें जब हुई, तो एक्चुअली हुआ ये था कि जब नाना जी को उनके जो वर्कर थे वो उठा रहे थे रोड पर से, तब उनकी नजर उस टिफिन पर पड़ी थी। वही बॉस का टिफिन एक कोने में रखा हुआ था। उन्होंने उस वक्त वो टिफिन उठाया और उन्हें ऐसा लगा कि ये टिफिन बहुत ज्यादा हल्का है। पर क्योंकि नाना जी बेहोश थे और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना था, तो जो वर्कर थे उन्होंने इग्नोर कर दिया। जब नाना जी को एडमिट कर दिया, उनके घर वाले आ गए, तो ये वर्कर फैक्ट्री गए और उन्होंने अपने बॉस को टिफिन दे दिया। जब उनके बॉस ने टिफिन खोला, तो टिफिन पूरा का पूरा खाली था। मतलब अगर किसी ने उसमें से खाना खाया होता, तो थोड़ा बहुत तो खाना टिफिन के साइड में लग ही जाता है। वो टिफिन पूरी तरीके से नया लग रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने खाना खाकर धोकर साफ करके उसे उस टिफिन के बैग में रख दिया। अब उनको भी समझ नहीं आया कि ये बहुत ही स्ट्रेंज था। और मान लो हम सारी बात साइड में रखकर ये सोच लें कि नाना जी ने वो टिफिन खाया होगा, तो ऐसा किस तरीके से खाया कि वो टिफिन पूरी तरीके से साफ था और नाना जी बेहोश पड़े हुए थे। उनके बॉस ने बहुत देर तक इस बात को सोचा और फिर इग्नोर कर दिया। अगले दिन नाना जी को होश आया। जब उन्हें होश आया, तो उनके घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो गए, लेकिन उनकी खुशी सिर्फ पल भर की थी। जब नाना जी को होश आया, तो वो अजीब आवाज में अजीब तरीके से कुछ तो बड़बड़ाने लगे। डॉक्टर्स ने बोला कि सर पर लगी थी, इस वजह से थोड़ा इशू हो सकता है। डॉक्टर्स ने उन्हें दवाई दी और क्योंकि उनको होश आ गया था और उनके जो ब्लड टेस्ट करे थे रात में, वो सब कुछ नॉर्मल आए, तो डॉक्टर्स ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। जब वो घर पर आए, उसके बाद से घर का माहौल पूरी तरीके से बदल गया। घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी। जो सामान आज एक जगह रखा होता, वो कल कहीं और मिलता। और ऐसा भी नहीं था कि वो चीजें कोई हिला रहा हो। नाना जी जो थे, वो घंटों बैठकर दीवार से बातें किया करते थे। कई बार वो चीजें इधर उधर उठाकर फेंक दिया करते थे। कई बार वो रात में उठ के जोर जोर से चीखने लगते। कई बार जोर जोर से रोने लगते। कई बार रोड पे खड़े होके फालतू में कुछ भी बड़बड़ाने लग जाते। घर वालों को यही लग रहा था कि उनको कोई मानसिक बीमारी हो गई है। डॉक्टर्स से उन लोगों ने मेडिसिन भी ली थी, पर उन दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। अब एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे घर वालों की होश उड़ गए। नाना जी रात की 2:30 बजे के आसपास नींद से उठे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। वो इतना जोर से चीखने लगे कि उनकी आवाज घर के बाहर गली तक जाने लगी। घर वालों ने पूछा कि क्या हुआ, क्या हुआ? लोग चिल्ला रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं क्या हुआ। वो अजीब आवाज में कुछ शब्द बोलने लगे और इस बार उनके गले से जो आवाज निकल रही थी वो उनकी खुद की नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि 3-4 इंसान एक साथ बोल रहे हैं। वो अजीब लैंग्वेज में अजीब चीजें बोलने लगे, जो घर में किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। ना वो हिंदी में बोल रहे थे, ना इंग्लिश में, ना मालवी में, किसी कोई ऐसी नोन भाषा में वो बोल ही नहीं रहे थे और बहुत जोर जोर से चीखे जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि उनके बेड साइड टेबल पर एक लोटा पड़ा हुआ था। उन्होंने वो लोटा उठाया और जोर से फेंका। जैसे उन्होंने वो लोटा फेंका, तो वो उनके बच्चे को लगते लगते बचा। ये देखकर जो नानी जी थी, उन्होंने अपने बच्चों को घर से बाहर निकाला और नाना जी को घर के अंदर बंद कर दिया। उनके घर के पास में एक पंडित जी रहते थे। उन्होंने जल्दी से वो पंडित जी को अपने घर में बुलाया। जब पंडित जी आए, तो पंडित जी नाना जी को देखकर दंग रह गए। उन्होंने देखा कि नाना जी के मुंह से खून निकल रहा है। नाना जी खुद को खरोच रहे हैं, खुद के ऊपर वार कर रहे हैं और घर की जितनी सारी चीजें थी सब उठा उठा कर फेंक रहे हैं और कुछ अजीब आवाज में बड़बड़ाए जा रहे हैं। पंडित जी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने हनुमान चालीसा बोलनी चालू करी। अब जैसे जैसे उन्होंने हनुमान चालीसा बोलनी चालू करी, वैसे वैसे नाना जी धीरे धीरे काम डाउन हो गए। अगर नाना जी को कोई बीमारी होती,
तो हनुमान चालीसा से उनके जो एक्शंस थे वो नॉर्मल नहीं होते। तो पंडित जी को यही लगा कि नाना जी के ऊपर किसी का साया है। अब वो किसका साया था वो पंडित जी को नहीं पता, पर उनके बार बार हनुमान चालीसा बोलने से नाना जी जो थे वो थोड़े काम डाउन हो गए। जब नाना जी काम डाउन हुए तो पंडित जी ने उनके हाथ में एक लच्छा बांधा और नानी जी को कहा कि कल तुम इन्हें मंदिर लेकर आ जाना। उन्होंने बोला ठीक है। अब अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था। फिर उसके बाद नानी जी ने नाना जी को कहा कि चलो हम मंदिर होकर आते हैं। ये सुनते ही नाना जी नानी जी पर भड़क पड़े। जो इंसान इतना ज्यादा स्पिरिचुअल था, जो हर रोज पूजा करता था, अब उस इंसान ने पूजा करना बंद कर दिया और मंदिर जाने के नाम पर वो नानी जी पर चिल्लाने लगे। उनकी जो आवाज थी वो धीरे धीरे फिर से बदलने लग गई। उनकी आंखें अपने आप ऊपर की तरफ रोल हो गई और अब उन्हें देखकर नानी जी भी बहुत ज्यादा डर गई। नानी जी ने खुद हनुमान चालीसा बोलना चालू करा। जैसे जैसे नानी जी हनुमान चालीसा बोल रही थी, नाना जी धीरे धीरे काम डाउन हो रहे थे और इसी टाइम पर उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि जाओ जल्दी से पंडित जी को बुला कर लाओ। जब तक पंडित जी आए तब तक नानी जी हनुमान चालीसा बोले जा रही थी। पंडित जी ने कहा कि जल्दी से इन्हें मंदिर में लेके चलो। जैसे तैसे नानी जी और उनके घर के आसपास के कुछ लोग मिलकर नाना जी को मंदिर तक ले गए। जैसे ही मंदिर की पहली सीढ़ी पर उन्होंने कदम रखा, नाना जी इतनी जोर से चिल्लाए, ऐसा लगा जैसे उनके अंदर की जो बुरी शक्ति थी, उनके अंदर का जो दानव था, जो राक्षस था, वो बाहर आने लगा और उन्होंने जोर से अपना एक हाथ से पंडित जी को धक्का दिया। इतनी जोर से उन्होंने पंडित जी को धक्का दिया कि पंडित जी दूर जाकर गिरे। उसके बाद वहां पर कुछ और लोग भी खड़े थे, उन सब ने मिल के नाना जी को घसीटते हुए मंदिर में बिठाया। जहाँ पे नाना जी को बिठाया उसके आसपास पंडित जी ने एक घेरा बना दिया, सिंदूर का एक घेरा बना दिया। और उसके बाद जैसे ही मंदिर में आए, ऐसा लगा जैसे उनका शरीर तड़प रहा है, जैसे कोई जलबिन मछली कैसे होती है वैसे उनकी सिचुएशन हो गई थी। नाना जी अपना सर मंदिर की जमीन से जोर जोर से पटकने लग गए। फिर कुछ पंडितों ने मिलकर वहां पर कुछ तंत्र मंत्र और विद्या करी और कुछ देर बाद नाना जी के गले से इतनी जोर से चीख निकली कि वो चीख सुनकर आसपास खड़े सारे लोग घबरा गए। फिर नाना जी वहीं पर मंदिर में ही बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने बहुत ज्यादा वॉमिट करी और उसके बाद जब नाना जी थोड़ा सा बेहतर फील करने लगे तब पंडित जी ने बताया कि तुम्हारे ऊपर कोई नॉर्मल भूत प्रेत कुछ नहीं था, तुम्हारे ऊपर एक जिन का साया था। ये सुनने के बाद नाना जी के होश उड़ गए। पंडित जी ने नाना जी से पूछा कि क्या तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा, कुछ अजीब सा हुआ था। तब नाना जी को ये बात याद आई कि जब वो अपने बॉस का टिफिन ले जा रहे थे तब उन्हें एक आदमी मिला था। तो उस वक्त पंडित जी ने कहा कि जब ऐसी कोई बुरी शक्तियां तुम्हारे सामने आती है, स्पेशली रात को, और तुमसे खाना मांगती है तो तुम्हें उन्हें दे देना चाहिए। तुमने उस जिन को खाना नहीं दिया, इस वजह से वो तुम्हारे अंदर अपना एक अंश छोड़कर चला गया। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए, वरना वो लोगों को खत्म कर देता है। उस दिन के बाद से नाना जी ने वो जॉब छोड़ दी और उन्होंने हर किसी को एक ही सलाह दी कि रात के वक्त अंधेरी गली में मीट, मांस, मच्छी ये सब लेकर कभी नहीं जाना चाहिए। ये कहानी हमें एक बात सिखाती है कि कुछ ताकतें सिर्फ भूखी होती है। तो अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट हो, अगर तुम रात को कहीं जा रहे हो और कोई तुमसे खाना मांगे तो उसे दे दो, वरना हो सकता है कि तुम्हारा हश्र भी बिल्कुल नाना जी जैसा हो। आई होप आपको ये इंसिडेंट पसंद आया हो। अगर हाँ तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल शुभदा चौरशी एंड माय इंस्टाग्राम पेज पैरानॉर्मल शुभदा। और हाँ, अगर आपके या आपके अपनों के साथ ऐसा कोई भी हॉरर पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है और आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप मुझे अपनी कहानी वहां भेज सकते हैं और मैं ये कोशिश करूंगी कि आपकी कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाऊं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू। La 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 la